नमस्कार। आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसके बाद जो एंटरिम बजट आएगा, शिक्षा के लिए, एजुकेशन से जुड़े जो विभाग हैं, एजुकेशन के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन पर मोदी सरकार का बहुत जोर रहा है कि बच्चे स्किल्ड हों, बच्चों को एजुकेशन मिले, उनकी अपनी भाषा में मिले। बहुत सारे बदलाव भी पिछले कुछ समय से हमें एजुकेशन की फील्ड में देखने को मिल रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। ऐसे लोग हैं जो हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि वाकई क्या किया गया इस सेक्टर के लिए और कितना फायदा होने वाला है सरकार की इन घोषणाओं का इस सेक्टर में। हमारे साथ अनिल सोमानी जी जुड़े हैं, जो कि चेयरमैन हैं, फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं फॉस्टिमा बिजनेस स्कूल के। इसके अलावा हमारे साथ मिस्टर राजीव तिवारी हैं, जो फाउंडर हैं स्टेम बोरो टेक्नोलॉजीज के। हमारे साथ मिस्टर संजय तोमर हैं, जो कि चेयरमैन हैं होली पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। और मिस्टर अजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं बचपन प्ले स्कूल्स एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल्स के। आप सबका बहुत। और हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, हम डॉक्टर एम.बी. चेती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वाइस चांसलर है संस्कृति यूनिवर्सिटी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, आपसे शुरुआत करूंगी कि जो आज का ये बजट आया है, इसमें एजुकेशन सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो कितना अहम है और वो आने वाले वक्त के लिए किस तरह से है, आप कैसे देखते हैं उसको? धन्यवाद। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो मेनली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद इस एजुकेशन सेक्टर में काफी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए बजट में जैसे कि कुछ बातें काफी अच्छी कही गई हैं, जैसे कि पेडागोजी और उस पे जो फोकस किया गया है, खासकर स्कूल एजुकेशन में टीचर्स के अराउंड करिकुलम डेवलपमेंट, नए ये जो एकलव्य स्कूल्स के अराउंड चीजें, और PMKVY वर्जन 4 जहाँ पे कि न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि रोबोटिक्स, AI, कोडिंग, इन सबको कैसे इंटीग्रेट किया जाए एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज राइट फ्रॉम द इनिशियल स्कूल एजुकेशन से की तरफ से ही अगर हम इस सकें स्टूडेंट्स को, तो इसका एक ब्रॉड लेवल पे काफी असर पड़ेगा आगे भी। जब वो बच्चे मेन स्ट्रीम जॉब्स में जाएंगे तो इट कैन लीड टू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरिया। सो आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। जी अनिल सोमानी जी, पिछले साल के मुकाबले इस बार जो एलोकेशन है शिक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है वो बढ़ाया गया है। वो 1.04 लाख से बढ़ाकर 1.12 लाख किया गया है। इसका उपयोग लेकिन कहाँ कहाँ होगा? कौन से वो सेक्टर्स एजुकेशन में जहां पर सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है? देखिए, धन्यवाद। जैसा राजीव जी ने कहा कि कई नए इनिशिएटिव्स हैं इस बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए, लेकिन सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि जो हमारा एजुकेशन के लिए बजट में एलोकेशन है उसका प्रतिशत इतना कम है, और किसी भी विकसित देश के मुकाबले में आप देख लीजिए, हम अपने बजट का मात्र 4-4.5% हिस्सा मात्र एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, जो बढ़ के कम से कम 6 या 8% होना चाहिए, सर्वप्रथम ये। लेकिन विडंबना ये है कि जितना सरकार बजट देती है उतना व्यय भी नहीं हो पाता है। तो एक तरफ तो हम चाहते हैं कि बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो क्रियान्वयन है उसका, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी सही रूप से नहीं हो रहा है। हायर एजुकेशन, जिसको कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम कह रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत ज्यादा फोकस है कि भाई इसको बढ़ा के हम 50% लेके जाएंगे। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए मात्र 41 से 44%, ये 41,000 करोड़ से 44,000 करोड़ हुआ है, विच ये मात्र 8% की बढ़ोतरी है, जिसको मैं नगण्य समझता हूँ। तो मेरा तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से विनम्र निवेदन होगा कि एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट कृपया बढ़ाया जाए, और खासकर हायर एजुकेशन। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में एक बहुत ही वेलकम स्टेप है कि 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस AI के ऊपर किए हैं।
मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये मात्र एआई नहीं, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे मशीन लर्निंग हो, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, जितनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके ऊपर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस नहीं, वाइड स्प्रेड इसको करना चाहिए। देश की तरक्की इन्हीं से हो रही है, एनालिटिक्स से हो रही है और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से हो रही है। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान होना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, करिकुलम स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, और जितने नॉट इवन 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये तो बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि दसों सैकड़ों की तादाद में इनसे संबंधित कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए। हालांकि सरकार ने घोषणा की है इसमें कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोले जाएंगे। डॉक्टर छेती, आपको क्या लगता है कि इस बजट के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या टेक अवे है, और क्या ऐसी चीजें जो की जानी चाहिए थी, एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई? सर आप अपना माइक म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका माइक। Thank you, Archana. Thank you very much. I am very much thankful to Business World. मुझे आमंत्रित किया गया है इस संभाषण में, मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने भी थोड़ा सा बजट सुना सुबह, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा जोर दे रहे हैं ये बजट। ये हमारी सरकार, भारत सरकार हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हर राज्य में, हर स्कूल में इम्प्लीमेंट, हर यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस दिशा में जो बजट दिया गया है हायर एजुकेशन के लिए, 44,094 करोड़ का बजट दिया गया है, इट्स रियली वेरी वेलकम थिंग। और अनदर इम्पोर्टेंट इशू, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है उसका एजुकेशन के लिए ज्यादा, अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूल शुरू करेंगे और 38,800 टीचर्स का भर्ती करेंगे, और इससे होगा तो 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज भी, काफी नर्सिंग कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, और ये नर्सिंग का बहुत जरूरी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है पिछले 3 साल में कोविड-19 में क्या क्या कांड हुआ और कितना लोग मर गए, कितना लोग सफर हो गया। ये अच्छा नर्सिंग कॉलेज और अच्छा नर्सेस को हम प्रोड्यूस करेंगे, इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, मैं एग्रीकल्चर के माध्यम से बोलना चाहूंगा, तो एक बहुत बड़ी ये नैसर्गिक कृषि जो है, नेचुरल फार्मिंग, उसमें 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के रूप में तैयारी किया जा रहा है। उसके लिए काफी बजट किया गया है। जैसे हमारे पुराने हम पहले जो बात की है, उन्होंने बताया कि बजट और ज्यादा होना चाहिए। हमेशा जितना बजट ज्यादा होगा उतना उच्च हायर एजुकेशन बढ़ेगा। मैं भी मानता हूँ। तो जो दूसरे देशों के हम कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन बजट हमारे देश में कम है, फिर भी ये सरकार बहुत ज्यादा बजट दे रहे हैं। पिछले साल से इस साल ज्यादा बजट दे रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है एडवांस्ड टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एडवांस्ड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, और ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए टीचर्स का ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। इस दिशा में मुझे लगता है कि ये बजट वेरी इंक्लूसिव बजट है। ये हमें अच्छा लगा कि एजुकेशन में काफी जोर दिया गया है ये बजट में, और एग्रीकल्चर के लिए भी काफी जोर दिया गया है इस बजट में। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका सुन के। मैं बहुत आभारी हूँ हमारा वित्त मंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ। इतना एक शिक्षण को आप आगे बढ़ने में वो बहुत सही, देश आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहा है। आप कह रहे हैं कि बजट जो है वो ठीक है और ज्यादा किया जाना चाहिए था शिक्षा के लिए, लेकिन उतना नहीं किया गया, लेकिन एक बेहतर स्टेप उठाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर तनकेश्वर कुमार भी जुड़ गए हैं, जो कि वाइस चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी धन्यवाद। संजय जी, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी कि जो अभी तक ये बजट एलोकेट किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, बजट कम है, इससे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा शिक्षा को लेकर बात करती है, नई शिक्षा नीति लेकर आई, पॉलिसी लेकर आई, लेकिन क्या ये काफी है या इसमें और बहुत कुछ किया जाना था जो नहीं किया गया? संजय जी।
सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार अर्चना जी, और सभी को नमस्कार जो पैनल में बैठे हुए हैं। मैं अब मेरी दृष्टि से ये जो बजट आज अनाउंस हुआ है, ये एक तरह का आयुर्वेदिक बजट है जो इलाज तो करेगा, बहुत समय लगेगा इसके अंदर। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए कि क्योंकि एजुकेशन जो है देश का एक स्तंभ है, और यदि उसके बारे में नहीं सोचा, आप सोचते हैं थोड़ा, मैं चाहता हूं कि जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, जब आप इतना बड़ा ट्रेमेंडस चेंज करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को अब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इस शिक्षा नीति के अंदर बच्चे जो है नंबर से नहीं आके जाएंगे, उनकी स्किल से नाप जाएंगे। जब स्किल की बात होती है तो वहां पर टेक्नोलॉजी यूज होती है, वहां पर इक्विपमेंट यूज होते हैं, वहां पर जो है बच्चों के जो प्रैक्टिकल्स हैं, थ्योरी का बजाय प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो मैंने देखा है कि बजट के अंदर बहुत जो हमें डेवलप करना है, ये देश है, ये डेवलप कंट्री है और बढ़ रहा है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इतना स्लो एजुकेशन के प्रति मैं चाहता हूं कि मतलब ये बजट के अंदर एजुकेशन के प्रति जो है इनको विशेष ध्यान रख देना चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल जो है, आप खुद देखते हैं, समझते हैं, सब जितने पैनल बैठे हुए हैं, हम पब्लिक स्कूल तो ठीक है चला लेंगे, मगर सरकारी में स्कूलों में भी तो ध्यान देना चाहिए। जो गांव तक शिक्षा पहुंचाना चाहिए, ट्राइबल यूनिट तक शिक्षा पहुंचाना चाहिए, वो उनका समय में बहुत समय लगता है, और वही एक बेस होता है एक उन्नति देश को तरक्की देने में। तो मेरा निगाह में ये बजट जो है, ये जो है एक आम आदमी की राहत के लिए तो है कि आम आदमी को राहत मिली है, टैक्स में मिली है, और भी एग्रीकल्चर मिली है, सेक्टर में मिली है। मगर एजुकेशन में मैं कि इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है वो किस स्तर पे हैं, उनको अलग से एक बजट बनाकर देना चाहिए, ताकि उनको गांव तक हर बच्चे को शिक्षा मिले। अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग हर साल वही 365 दिन बाद इंतजार करते हैं, बजट मिलता है, फिर अगले साल फिर आ जाते हैं, फिर बजट पे चर्चा करते हैं, वहीं पर ही वो स्थिति रहती है। यदि 5 या 10% से कोई चीज डेवलप होती है तो बहुत को वही कहूंगा कि आयुर्वेदिक इलाज है, कोई एकदम इलाज नहीं है। क्योंकि मोदी तो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले इंसान है, हर चीज में तुरंत चेंजेस करने वाले हैं। तो इस सेक्टरों में भी अफसोस बात का एक चीज होता है कि जो भी सरकारी अस्पताल है या हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्टेशन है, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन, उनमें जो बजट बनाने वाले हैं वो कभी नहीं जाते, कभी नहीं बैठते वहां पर, ना कि कभी भी शिक्षा लेते, ना कभी हॉस्पिटल में जाते, ना उस ट्रांसपोर्ट करते। कुछ चीज को महसूस करें, उनको ट्रेमेंडस एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इन चीजों को चेंज करना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस चीज पे और गौर करेंगे, सरकार गौर करेगी। और बाकी जो बजट है ये वास्तव में एक नॉर्मल बजट है, जिसमें आम आदमी को राहत है। और हमारे ऊपर जब पब्लिक स्कूल, आप जितने भी पब्लिक स्कूल वाले बैठे हैं जानते हैं कि हम लोगों का स्कूल जो है, गवर्नमेंट कितना हम लोगों पर अपनी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी है। चाहे आरटी का मामला हो तो हमें पढ़ाएंगे, गरीब बच्चे हो तो हम ही पढ़ाएंगे, फीस कम करनी है, वापस करनी है तो हम ही करेंगे। गवर्नमेंट के स्कूलों की वापस नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो कहने का मतलब है मिलते हैं, इसमें 2 तरह के वर्जन मिलते हैं, स्कूल्स का अपना है, पेरेंट्स का अपना है। अजय जी ये बताइए कि जो ये बजट आया इसको आप किस तरह से आंक रहे हैं? आपको लग रहा है कि वाकई जो संजय जी कह रहे थे कि ये धीमे धीमे असर करने वाली दवा है, लेकिन जरूरत है कि तेजी से बहुत स्पीड इस पे दी जाए जो इस बजट में नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ की स्पीड अप हो पाए? अर्चना जी नमस्कार। वैसे मैं सभी बड़े लोगों जो अभी तक स्पीकर रहे हैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अनिल सोमानी जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही। आप देखिए तो मैं पहली बात ये बोलूंगा कि वित्त मंत्री जी को और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहिए कि हमने पिछले 2 सालों में एजुकेशन को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव खड़ी कर दी है, एक नई बहस शुरू कर दी है, एक पूरे देश भर में इस तरह का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है कि हम एजुकेशन को दोबारा से मेन स्ट्रीम में ले आए हैं, जो पिछले कुछ सालों से रुका हुआ था। तो एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम लोग एटलीस्ट ये बातें कर पा रहे हैं और अपनी डिमांड कर पा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया है और कुछ करेगी। हमने लगभग 8% की बढ़ोतरी की है अपने बजट में,
ये कम है और होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जैसे सर ने कहा कि ये विडंबना है कि हम वो पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहे। तो जो सबने कहा मैं वो नहीं बोलता, मैं 2-3 बातें बिल्कुल अलग बोलता हूँ, और ये बातें शायद खराब जाएगी हम सबके लिए, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर हमें देश की बात करनी है, एजुकेशन की बात करनी है, तो हमें अपनी बात छोड़कर देश की बात करनी चाहिए। तो पहली बात मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो CSR के इनिशिएटिव हैं उसमें ये बंदिशें ले आनी चाहिए कि आप CSR का इतना पैसा एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे। इससे हम लोग समाज के निम्न वर्ग तक वो CSR का जिम्मेदारी निभाएंगे और ये पैसा सरकार के अलावा हमारी तरफ से भी फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमारे टैक्सेशन में कोई एक सेस और लगा दिया जाए जो सिर्फ एजुकेशन के लिए खर्च हो। जब हम बात करते हैं तो हम हर बात सरकार की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम यहाँ पर सब प्रबुद्ध नागरिक बैठे हुए हैं, और जो लोग हम कैपेबल हैं करना चाहते हैं, जो लोग हम कैपेबल है करना चाहते हैं, वहां पर मतलब मेरी तो कम से कम हाँ है कि एजुकेशन का सेस एक कोई और शुरू किया जाए, वो 0.010% भी हो तो वो इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि सरकार के पास बहुत सारा पैसा पहुंच जाएगा। तो हम सरकार से अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष ये कह पाएंगे कि 40,000 करोड़ आपने दे दिया, 40,000 करोड़ की जगह 20,000 करोड़ रुपए आपके पास सेस से आ गया, तो ऑल टुगेदर बजट जो है ये मतलब बड़ा हो गया। विकसित देशों में 6% का बजट आमतौर पे आ रहा है, जो भारत में 4.47% है। अब हम 4.5 पे पहुंचेंगे। अगर हम भारत एट 100 2047 में भी अपने बजट का एजुकेशन के लिए 6% तक एलोकेट कर पाएंगे तो मुझे लगता है ये आयुर्वेदिक बजट भी काम कर जाएगा, लेकिन इसको लगातार बढ़ाते रहने की रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात और बोलूंगा, कोई एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसका नाम हो टीम खर्चा करो। मतलब ऐसा कुछ एक हम प्लान बनाए, डिजाइन करें, क्योंकि जो बजट मिल रहा है वो खर्च नहीं हो रहा है, तो वो कैसे वो पहुंचे? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं बजट दो, जो बजट है वो भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कोई टीम, ऐसी कोई स्कीम प्लान बनाना चाहिए जिससे जो बजट हमें मिला हुआ है वो वेस्ट ना हो और वो समय रहते हमारे स्कूलों तक, हमारे शिक्षा जगत तक, हमारे प्रोग्राम्स तक पहुंचे। बाकी सभी बातें मेरे साथियों ने कही हैं। प्रोफेसर कुमार, क्या आपको भी लग रहा है कि बजट तो एलोकेट हो रहा है, बजट बढ़ाया भी गया है, लेकिन क्या ये बजट कम है? लेकिन दूसरा सवाल जो अजय जी ने उठाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एलोकेट होता है वो भी पूरा खर्च नहीं होता, तो इसके पीछे भी ये तय करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि जिम्मेदारी और क्यों ऐसा नहीं हो रहा। जी, सवाल मेरे से है टंकेश्वर, ये सवाल मेरे से है, मैं टंकेश्वर कुमार बोल रहा हूँ। जी 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 सर। जी जी, बिल्कुल सही कहा कि जो पैसा एलोकेट होता है उसे भी कई बार हम लोग जो है उसे खर्च नहीं कर पाते। ये एक मैं बहुत सारी मीटिंग पे हम देखते हैं कि सभी से ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये आपको इतना बजट हुआ था, ये एलोकेशन हुई थी, इस पे आप खर्च नहीं कर पाए। तो ये एक अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि अभी जो हमारे जो बजट हमें मैं समझता हूँ जो बढ़ा हुआ मिला है, जो कम से कम मैं यदि कहूँ कि हायर एजुकेशन में मुझे लगता है 10% के आसपास बढ़ा है और बाकी स्कूल एजुकेशन में 15% के आसपास बढ़ा है। तो ये एक बढ़ोतरी है जो मिली है, लेकिन इसमें ये भी है कि हमारा जो बजट है ये जो बढ़ोतरी है, ये आप देखिए जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है लास्ट ईयर का था उससे ऊपर है, ठीक है, उससे ऊपर है। तो लेकिन यदि आपको एक इसमें ये भी ऑलवेज प्रोविजन होता है कि कभी भी एस्टिमेटेड जो है वो बढ़ता है, सप्लीमेंट्री बजट में बढ़ता है। यदि हम इसको खर्च करेंगे तो ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इसमें यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो हम इसको एक एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाता है, तो एस्टिमेटेड कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है। तो इसलिए यदि हम इसे खर्च करते रहेंगे तभी हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन के लिए जो बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपसे हम NEP जो है लगा रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन जो है, बहुत सारा ऐसा परिवर्तन है जहां पर हमें बजट की नहीं, मुझे लगता है कि हमें अपना जो बदलाव करने की जरूरत है, उसमें बजट की जरूरत नहीं है। उसमें यदि स्टूडेंट को यदि है भी है तो इतना बजट उतना मैनेजेबल है कि उसको हम अपने यहाँ मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें लैब में ज्यादा देना है तो ऐसा कोई कमी नहीं होती कि हमें लैब में समय ज्यादा देने के लिए हमें ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि पहल है कि जो भारत में जो इस वक्त बजट दिया है, एक समझता हूँ कि शिक्षा के रूप में भी स्वावलंबी है, क्योंकि हमने जो अभी देखा कि इसमें हमने
बात करी है 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सलेंस के सेंटर की, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक जो मॉडर्न टेक्निक जो है पूरे विश्व जो है जिसको यूज करने जा रहा है उसके हम के लिए एक्सलेंस सेंटर बना रहे हैं। और दूसरी बात जो है हमारे जो नर्सिंग के कॉलेजेस की बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें यदि देखें तो हम भारत जो है एक बहुत बड़ा मेडिकल हब बन के आगे ऊपर निकल रहा है। और अभी हमने कोरोना के पीरियड में भी देखा कि कैसे हमारे साइंटिस्ट ने इसमें किया। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, जो एग्रीकल्चर फंड है, तो उसमें जब ये होगा कि जो हमारे जो विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय में जो पढ़ते हैं, जिनके लिए हम स्टार्टअप की बात करते हैं, जिनके लिए इनोवेशन की बात करते हैं, यदि हम उनको, अपने विद्यार्थियों को अपने जो आसपास के एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उसमें आगे लाएंगे और उनको कहीं से वो फंड उसमें मिल पाएगा, तो मुझे लगता है कि अपने इस दिशा में बहुत सारे स्टार्टअप जो है एग्रीकल्चर लाइन में जो निकल पाएंगे। और इससे जो है फार्मर की डायरेक्ट लिंकिंग जो है एजुकेशन से होगी, और इसी तरह मेडिकल की जो है वो भी लिंकिंग होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर शुरू करने के लिए। और मैं एक बहुत बड़ा इसमें देख रहा हूँ कि जो आईआईटी में जो दिया गया है कि कैसे वो मतलब एक जैसे आर्टिफिशियल डायमंड होता है, या डायमंड को उसमें ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है सहयोग जो है आईआईटी को दिया जा रहा है, वो उसमें हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट लिंकिंग है इंडस्ट्री से जोड़ने की। और ये एक स्वावलंबी भारत का जो मैं समझता हूँ कि इसमें पिक्चर दिखाया गया है कि कैसे जो है हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री से जोड़ते हुए अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। और उसको जरूरी नहीं है कि हम अपने जो है केवल सरकार के बजट्स पे ही डिपेंड रहें, अपने आप को इंडस्ट्री से जोड़ते हुए अपने विद्यार्थियों को इनोवेशन में लाकर उनको हम अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, और उनको मोर जिसे कहते हैं कि स्वावलंबी जो बना के उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जोड़ सकते हैं। और यही कोशिश है ये सरकार की, हमेशा सरकार इसी पर बल भी देती रही है। राजीव, जो जितनी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, जो बातें कही गई हैं, चाहे कहा गया हो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात, या डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात हो, आदिवासी बच्चों को किस तरह से लाभ होगा, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आपको नई नजर आ रही, जो पहली बार की गई हैं, जो इससे पहले किसी बजट में या अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में वो काम नहीं हुए हों। हाँ, देखिए इसमें जैसे क्या है कि अगर हम देखें बजट, तो ये इसको हम सिर्फ एज अ स्टैंड अलोन अगर ना देखें तो एक कंटिन्यूटी में है। अगर एजुकेशन के पॉइंट से देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी सारी चीजों पे पहले से भी काम कर रही थी, तो बजट एक तरीके से उसमें इंक्रीमेंटल एक तरीके से इनिशिएटिव का काम करता है। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन और इस पे काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो एक जो चीजें हैं कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ नई चीजें लॉन्च करते हैं रैपर बदल के, ठीक है, लेकिन वो चीजें होती हैं वो पुरानी कंटिन्यूटी में होती हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पेडागोजी पे, कंटेंट पे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सब चीजें काफी सालों से हैं, उस पर फोकस दिया गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। जैसे हम हर बार बजट में देखते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काफी जोर दिया जा रहा है, एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, लेकिन क्या हमारे जो स्कूल्स हैं, अगर क्या हम ऐसा कुछ सर्वे करा रहे हैं कि हमारे पूरे भारत में 4 लाख प्राइवेट स्कूल हैं, 12 लाख सरकारी, तो 15-16 लाख जो स्कूल्स हैं, उसमें क्या ग्राउंड लेवल पे अगर एक ये सर्वे हो 10,000 स्कूल्स का, जिसमें कुछ प्राइवेट स्कूल्स हों, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हों, कि क्या वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं, उन चीजों की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं, क्या उनमें ये अवेयरनेस है। बिकॉज पिछले 2 सालों से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात सुन रहे हैं, लेकिन क्या स्कूल्स में, क्योंकि हम बहुत सारे स्कूल्स में इंटरेक्ट करते हैं, हमारी टीम और हम, क्या वो एक अवेयरनेस है कि एक्चुअली ये है क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं, इससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये और सेंट्रल गवर्नमेंट और एजुकेशन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी इश्यू एक सब्जेक्ट है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पे काम कर रही हैं। तो ये एक बड़ा, क्योंकि कई बार हम एक कीवर्ड्स या बज़वर्ड जो है इनोवेशन, एआई, ये सब हो गया है, लेकिन क्या ग्रासरूट लेवल पे जो लोग हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं।
और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए क्या एक आइटरेटिव प्लान है गवर्नमेंट के पास कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान के जो केंद्र हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो क्या इस पे एक फीडबैक मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अदरवाइज वो बज़ वर्ड्स और हम एक उसमें चले जाते हैं। जी अनिल सोमानी जी, इस जी। बजट में अगर शिक्षा की ही सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र की सिर्फ बात करें तो आप 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे इसमें से, और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और सबसे वीक पॉइंट इस बजट का आपको शिक्षा को लेकर क्या लगा है? देखिए, बजट बहुत अच्छा है। अगर मैं आप मार्क्स देने की बात कहें तो मैं इसको कम से कम 7 से 8 मार्क्स दूंगा। लेकिन भारत का जो शिक्षा का ढांचा है उसमें कमियां इतनी ज्यादा हैं कि उसको वाइड स्प्रेड लेवल पे सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी। मैं स्कूलों की बात करूं, अभी स्कूल की बात हुई तो इतने सारे स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों में अब तक क्या होता रहा है, इतने सालों में क्रियान्वयन में जो भी कमियां थी मोदी सरकार ने आके उसको काफी कुछ हद तक पूरा किया। आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की कुछ दिक्कतें हैं जो दूर होनी चाहिए। छोटा छोटा सा जवाब इस वक्त दूंगी। छोटा छोटा सा ही देता हूं तो काफी चीजें सुधर गई हैं और सुधर रही हैं। मैं फिर वापस आ रहा हूँ, डिजिटल इंडिया मोदी जी का नारा है, हम डिजिटल इंडिया है। तो एजुकेशन में भी जब तक हम डिजिटल नहीं बनेंगे तब तक एजुकेशन हमारी इंक्लूसिव नहीं हो पाएगी। और वो कोशिश इसमें की गई है। अगर डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जा रही है तो वो कोशिश इसमें की गई है। डिजिटल एजुकेशन जो मैं स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन की बात, स्कूलों में बात कर रहा हूँ। टीचर्स ट्रेनिंग की जो बात हुई थी, आपने कहा था टीचर्स ट्रेनिंग पे इनिशिएट जोर है, लेकिन वो डिजिटल टीचर्स ट्रेनिंग पे नहीं है, उस पे आना चाहिए। डिजिटल पे बहुत ज्यादा मैं चाहता हूँ जोर हो, रिसर्च एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च पे जोर हो। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो एंटरप्रेन्योरशिप इतनी बढ़ेगी इंडिया में कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी। और एक और चीज, आखिरी एक सेंटेंस में और कहना चाहता हूँ कि बजट में बहुत सारी, अगर हम हायर एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें कि हायर एजुकेशन पे ब्याज दर, लोन और आसानी से मिले, ब्याज दर कम हो, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बहुत मिले, तो भारत ही एजुकेटेड होगा। और अगर पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये मोदी जी का नारा है। थैंक यू। कंक्लूडिंग कमेंट ही लूंगी। डॉक्टर छेती, आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं, कितने नंबर आप देंगे इसमें, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट इस एजुकेशन बजट का? सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, आपका माइक म्यूट है। मुझे लगता है इस बजट का मेरे ख्याल से 3 वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। एक तो आदिवासियों के लिए जो किया गया है, बजट ईयर मार्क किया गया है और स्कूलों को खोलने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आदिवासियों को ये करना जरूरी है। दूसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इट इज नीड ऑफ द आवर। ये तो कभी होना चाहिए था, अभी हुआ नहीं, क्योंकि दूसरे देशों में देखेंगे हम, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में देखेंगे, ये डिजिटल लाइब्रेरी कभी का हो चुका है, 20-25 साल पहले हो चुका है। अभी हमारे पास अभी धीरे धीरे हो रहा है, इसके लिए भी काफी बजट किया गया है इस बजट में। और दूसरा एडवांस्ड टीचर्स ट्रेनिंग, ये टीचर्स का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप इम्प्रूव नहीं होता। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं भी 35 साल 40 साल पढ़ाया हूँ, मैं भी टीचर रहा हूँ वाइस चांसलर बनने से पहले। तो ये क्या होता है, जैसे देखिए आप एक बैंक का क्लर्क भी आप रिक्रूटमेंट करेंगे, बैंक का ऑफिसर रिक्रूट करेंगे, सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करेंगे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यानी सिविल सर्विस, इवन स्टेट सर्विस कमीशन, और रिक्रूट होते ही उनको 3 महीने से 3 साल तक ट्रेनिंग दिया जाता है। बैंक में 3 महीने ट्रेनिंग दिया जाता है और आईएएस में 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में भी 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी जॉब किसी को करेंगे उसको 3 महीने से 3 साल तक, 2 साल तक ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप टीचर को हम रिक्रूट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रिक्रूट करने के बाद तुरंत उनको बोलेंगे जाओ क्लास ले लो, ये पढ़ाओ। तो ये आप नहीं कह रहे होना हैं कि चाहिए। टीचर्स की तो भी ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो बहुत जरूरी, किस तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए।
Teachers training, particularly in the higher education, it's very necessary. Teachers training, how he has to teach, what he has to teach, and all the things have to be into. And this is a very welcome sign that they are going to start advanced teachers training institutes throughout the country. And certainly, we are going to improve the quality of education. कि हायर एजुकेशन में जो टीचर्स ट्रेनिंग शुरू की जा रही है ये। संजय जी, आप कितने पॉइंट्स देंगे 10 में से, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट, कंक्लूडिंग डिमांड बहुत छोटा। इस बजट को 8 मार्क्स दूंगा, और साथ साथ मैं ही कहूंगा जैसे कि राजीव ने कहा है कि स्कूल लेवल पर जो चेंजेस हो रहे हैं, न्यू शिक्षा नीति जिसको कई साल 4-5 साल से ही हम सुनते आ रहे हैं और लागू करने में अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये प्रोसेस जो होती गया है गवर्नमेंट की बहुत स्लो होती है, जो एकदम फास्ट होना चाहिए। जब तक पॉलिसी पहुंचती है तक उनको समझने में बहुत समय लगता है। तो ये सिस्टम है, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा और फास्ट करें, और तेज बढ़ें, और आगे बढ़ाएं, और डेवलपमेंट करें, और मैक्सिमम जो क्वालिटीज हैं टीचर्स की उनको बढ़ावा दें, और बच्चों के प्रति जो है टेक्नोलॉजी के प्रति और आपके उनको नॉलेज के प्रति, और इक्विपमेंट, और जो हमारे विदेश में बच्चे जाते हैं वो यहाँ उनको कैसे रोका जाए, वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको कैसे यहाँ पर रोका जाए, इस पर भी बहुत करने बहुत विचार है। धन्यवाद। अजय जी, आप कितने पॉइंट्स देंगे, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? मैम, मैं 7.5 नंबर बजट को देना चाहूंगा, और मैं साथ में बोलूंगा कि सबसे खुशी की मेरे सीनियर्स ने कुछ ऐसा किया तो मुझे अपनी उनके अनुभव को ध्यान में रखना है। बट मैं इसमें ऐसा बोलूंगा कि हम आजादी के 70-75 वर्षों के बाद भी सिर्फ सड़क, पानी, घर के नाम पर सरकार जारी है। तो ये पर्सपेक्टिव कम से कम हम बदल रहे हैं। अब हम पर्सपेक्टिव इससे निकलकर एजुकेशन पे आ जाएं। देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है, ये ठीक है, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो। तो मुझे बजट से और इस सरकार से पिछले 3-4-5 वर्षों से सबसे ज्यादा खुशी की बात ये लगती है कि एटलीस्ट हमने चर्चा शुरू कर दी है, हम पर्सपेक्टिव बदलने की बात कर रहे हैं। आज अगर हम पर्सपेक्टिव बदलने की बात करेंगे तो जल्द ही हम नए रास्ते, नई राहें चुनेंगे। आखिरी लाइन जरूर बोलूंगा, मैं सरकार के बजाय हम सबको बराबर जिम्मेदार बनाना चाहता हूं कि हम सब आए और अपना अपना योगदान करें, तो देश को आने वाले 25 वर्षों में हम बिल्कुल बदल देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल अजय जी, और अगर इस विजन के साथ चलें तो देश ना बदले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सरकार के साथ हम सब मिलकर काम करने लगे तो तस्वीर जल्द बदलेगी, तेजी से बदलेगी। डॉक्टर तनकेश्वर कुमार, आपके क्या रिमार्क्स है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स आपको क्या लगता है, और कितने मार्क्स आप देंगे 10 में से इसको? जी, मैं अभी देख रहा था कि अभी ये 5G टेक्नोलॉजी है, ये भारत में आने वाली है और आ भी चुकी कई शहरों में। तो इसकी तरफ भी सरकार ने अपना, मैं कहूँगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो रोल करना चाहिए उनको, उसकी तरफ भी ध्यान किया है। उन्होंने 100 लैब्स जो है फॉर 5G इन ओवर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में बनानी। तो इस साल में ये, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है NEP के तहत हम बात कर रहे थे कि हमारे सभी जो विद्यार्थी है अपनी अपनी लैंग्वेज में काम कर पाएंगे। उसके लिए भी उन्होंने बुक ट्रस्ट के लिए जो है सभी लैंग्वेजेस में करने के लिए कहा है। और डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे हम कई बार सोचते थे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ऑफ द जर्नल्स जो है पूरे देश के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन हो, यदि उस तरफ हम बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ ये सरकार ने यदि ऐसा सोच रही है और इसमें सब जो शामिल है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात के लिए कि जो हमारी सरकार है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए और उससे जो है हमारे विद्यार्थी जो है एक ग्लोबल सिटीजन बने, पूरे वर्ल्ड में जो है उनका जो कंपटीशन है उस लेवल का बने, और अपनी ही लैंग्वेज में कुछ अपने, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो, और अपने जो इंटेलिजेंस जो है उनका अपनी ही लैंग्वेज में होता है, उस तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए ये पॉलिसी जो है उन्होंने जो फंडिंग करी है इस दिशा में करी है, तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि हम एज ए वाइस चांसलर या कुछ भी जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे विद्यार्थियों को
और बेहतर जो है शिक्षा मिल सके, जिससे और अपने वो पांव पर खड़े हो सके। तो इसलिए यदि इस तरफ सरकार ने कदम उठाया तो मैं इसका बहुत बहुत समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। नंबरों की बात कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सवाल पूछे उसमें से कुछ करना है, तो जो मिल गया है तो वो बहुत ही अच्छी दिशा में है। इसमें आप सभी नंबर दे सकते हैं उनको। यानी कुल मिला के ज्यादातर पैनलिस्ट यही मान रहे हैं कि बजट अच्छा है, सरकार ने एलोकेशन बढ़ाया है, लेकिन इसमें पार्टनरशिप की जरूरत है हमें भी, और कुछ ऐसे सुधार हैं जो किए जाने चाहिए, जिनकी कोशिश निर्मला सीतारमण के इस बजट में नजर भी आई है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।